तो वेलकम माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस बायोकेमिस्ट्री सेशन। यहाँ पे आज हम इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। इज नेम्ड एज पेंटोज फॉस्फेट पाथवे। तो इसको शुरू करने से पहले हम कुछ बेसिक बातें कर लेते हैं, जैसे कि लेट अस टॉक अबाउट एटीपी फर्स्ट। तो एटीपी इट इज नोन एज द एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल। क्या है? एनर्जी करेंसी। तो एटीपी की हाइड्रोलाइसिस इट लिबरेट्स एनर्जी। फॉस्फो एनहाइड्राइड बॉन्ड क्लीव होता है। अब बॉडी में सेलुलर फंक्शंस हैं, सम ऑफ दोज फंक्शंस रिक्वायर एनर्जी, एक्सटर्नल सोर्स ऑफ एनर्जी। तो यहाँ पे एटीपी की हाइड्रोलाइसिस कपल हो जाती है एंटागोनिक रिएक्शंस एसेंशियल इन नेचर। से क्या होगा? देन अदर रिएक्शन जो अभी तक एंटागोनिक था वो भी अब फॉरवर्ड डायरेक्शन में होगा, मीनिंग दैट आवर वर्क विल बी डन। ओके, तो अपार्ट फ्रॉम दिस एटीपी विच इज एन एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल, इसके अलावा बॉडी के पास एक और या सेल के पास एक और करेंसी होती है विच इज द रिड्यूसिंग पावर। रिड्यूसिंग पावर इन द फॉर्म ऑफ NADH एंड NADPH। इन दोनों फॉर्म में सेल के पास पावर होती है। दीज आर द रिड्यूसिंग पावर ऑफ द सेल। तो सम सेलुलर फंक्शंस, जैसे कि कुछ मेटाबोलाइट का बायोसिंथेसिस, बायोमोलिक्यूल का बायोसिंथेसिस, वहाँ पे अपार्ट फ्रॉम एटीपी देयर इज रिक्वायरमेंट ऑफ सम रिड्यूसिंग पावर इन द फॉर्म ऑफ, जैसे कि बात कर लें NADPH की रिक्वायरमेंट कहाँ कहाँ होती है, तो वी विल सी दैट NADPH इट इज रिक्वायर्ड तो ये रिक्वायर्ड होता है इन द फैटी एसिड सिंथेसिस, फैटी एसिड का बायोसिंथेसिस। नाउ दिस इज एन एंडागोनिक प्रोसेस, साथ ही साथ रिड्यूसिंग पावर भी। तो इसको एटीपी के अलावा क्या लगेगा? NADPH, फैटी एसिड का बायोसिंथेसिस हो, या बात कर लें हम कोलेस्ट्रॉल बायोसिंथेसिस, तो इसको भी NADPH की रिक्वायरमेंट होती है। इसी तरीके से कुछ और एंडागोनिक रिएक्शन है, जैसे कि स्टीरॉयड का बायोसिंथेसिस। तो इन सब के प्रिकर्सर क्या होते हैं? वी टॉक इन जनरल, इनके प्रिकर्सर होते हैं एस्टाइल कोएंजाइम। तो किसकी रिक्वायरमेंट होती है? अपार्ट फ्रॉम एटीपी इट विल रिक्वायर NADPH। इसी तरीके से आप देखेंगे फोटोसिंथेसिस में भी NADPH रिक्वायर्ड होता है। तो अपार्ट फ्रॉम दैट photosynthesis also required the reducing power in the form of, तो ऐसी कुछ बातें। तो ये हो कहाँ रहे होंगे प्रोसेस? अच्छा, जहाँ पे भी ये प्रोसेस हो रहे होंगे वहाँ पे NADPH की रिक्वायरमेंट भी ज़्यादा होगी। ऐसे कौन से सेल होंगे जहाँ पे आपको NADPH या फिर इससे जुड़ी एसोसिएटेड पाथवे ज़्यादा देखने को मिलेगा? दीज सेल्स विल बी, जैसे कि हम बात कर लें, ये ज़्यादातर होगा आपका लीवर सेल्स में। दिस विल बी हैपनिंग इन द लीवर सेल्स, इन द एडिपोज टिश्यूज की प्राइम साइट्स हैं कुछ, जहाँ पे ऐसी कुछ बायोसिंथेटिक पाथवे चल रहे हैं। एडिपोज टिश्यूज, लीवर सेल्स, देन मेमोरी ग्लैंड एंड द एड्रीनल कॉर्टेक्स। ठीक है, यहाँ पे ऐसी कुछ सिंथेसिस हो रही होगी, तो यहाँ पे आपको NADPH के बायोसिंथेसिस जुड़ी पाथवे प्रोमिनेंटली या फिर उससे जुड़े एंजाइम्स प्रोमिनेंटली देखने को मिलेंगे कुछ टिश्यूज में। तो आप ऐसा नहीं देखेंगे NADPH के जो एंजाइम द मेटाबॉलिक पाथवे एंजाइम्स आप प्रोमिनेंटली सीन इन द स्केलेटल, नहीं देखने को मिलेगा। स्केलेटल मसल्स में ऐसा कुछ कोलेस्ट्रॉल सिंथेसिस या फैटी एसिड सिंथेसिस इतना प्रोमिनेंटली नहीं।
they will have certain level, certain threshold, but not prominently. Prominently कहाँ पे देखने को मिलेगा? कहाँ पे आपको NADPH की सिंथेसिस देखने को मिलेगी? कुछ इन सेल। तो इनकी सिंथेसिस जो है होती है, जो NADPH की है सिंथेसिस, इट हैपेंस थ्रू पेंटोज फॉस्फेट पाथवे। तो NADPH is being synthesized by the pentose phosphate pathway. अगर हम कंपैरेटिवली बात करें NADH की और NADPH की, व्हाट डू यू सी? लेट्स टॉक अबाउट दिस। तो ये दोनों मॉलिक्यूल, फर्स्ट ऑफ ऑल NAD स्टैंड्स फॉर निकोटिनामाइड एडेनाइन डाइन्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट, या फिर NAD का मतलब निकोटिनामाइड एडेनाइन डाइन्यूक्लियोटाइड। तो यहाँ पे सिर्फ अंतर है फॉस्फेट ग्रुप। ये जो फॉस्फेट ग्रुप होता है इज अटैच्ड एट द 2' OH ऑफ द एडिनोसिन। एडिनोसिन का मतलब राइबोज शुगर प्लस 9, सिर्फ इतना सा अंतर होता है, अदरवाइज इट इज स्ट्रक्चरली। पर ये दोनों जो ये फॉस्फेट ग्रुप की वजह से देयर हैज बीन, की वजह से ये दोनों मॉलिक्यूल इंटरचेंजेबली यूज। जो भी डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम होते हैं which are responsible for the oxidative or reductive metabolism, वो आराम से पहचान लेते, they can easily differentiate between the NADH। तो आप इनको इंटरचेंजेबली यूज नहीं कर सकते, इसलिए हमने कहा NADPH is essentially required in the biosynthetic pathway of certain metabolites। okay? तो जनरली आप देखेंगे सेल के अंदर द रेशियो ऑफ NADH इसको मेंटेन किया जाता है अबाउट, यू कैन से 1:1000, और यू कैन से ये कुछ 1000 टाइम्स होता है, मतलब कि NAD का लेवल ज़्यादा होगा 1000 टाइम्स, और अप्रोक्सीमेटली 100 टाइम्स, आप कुछ भी कह सकते हैं। तो इसका लेवल ज़्यादा, NAD का लेवल ज़्यादा होगा, मतलब कि रिस्पॉन्स ज़्यादा है। इसका मतलब मेटाबोलाइट का ऑक्सीडेशन होगा सो एज टू सिंथेसाइज NADH। कहाँ से बन सकता है? टू ग्लाइकोलाइसिस, टू PCA साइकिल एक्सेट्रा। तो इन जनरल सेल के अंदर नॉर्मल फिजियोलॉजी में सेल कुछ ऐसा मेंटेन, ये रेशियो मेंटेन कर, while for the if we talk of this NADP और NADPH का, इसका रेशियो होता है कुछ अबाउट 0.0, दैट इज 1:100। मतलब कि NADPH तो ज़्यादा होगा, बॉडी में मेटाबोलाइट का रिडक्शन एसेंशियली टेकिंग प्लेस। अगर NAD ज़्यादा है तो इसका मतलब कि ऑक्सीडेशन हो रहा होगा किसी भी मेटाबोलाइट का, लेस से ग्लूकोज है मेटाबोलाइट, और यहाँ पे इसका मतलब देयर इज सम रिडक्टिव प्रोसेस या रिडक्टिव बायोसिंथेसिस होना चाहिए। सेल जनरली ये कोशिश करता, कुछ कोशिश। तो ये जो NADH है और NADPH बोथ आर सिंथेसाइज्ड बाय द ऑक्सीडेशन ऑफ मेटल। NADH का है straight from the oxidation of glucose, other molecules, other metabolites, while NADPH it is synthesized from the oxidation of glucose 6। दोनों में आप देख रहे हैं मेटाबोलाइट का ऑक्सीडेशन हो रहा है। आपको रिड्यूस फॉर्म मिली है NAD की और NAD, पर अब दोनों का फेथ अलग है। NADP का फेथ, इफ वी टॉक ऑफ, अगर हम देखेंगे जो NADH का फेथ है, का फेथ क्या होता है? इट इज यूटिलाइज्ड इन द ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, in the synthesis of, is used for the synthesis of ATP, okay? While NADPH it is utilized the biosynthesis, okay? It's used in the metabolite reductive biosynthesis। ऐसा हम कह सकते हैं प्रोटॉन का एडिशन होना, इसका रिडक्शन, okay? तो यहाँ पे ऐसा ही कुछ हो रहा है।
ये दोनों रोल्स हैं एंड दीज आर नॉन इंटरचेंजेबल, ये इंटरचेंजेबल नहीं है। ठीक है, तो ग्लाइकोलाइसिस के अलावा देयर इज एन अल्टरनेटिव पाथवे फॉर द ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज। ये जो अल्टरनेटिव पाथवे है जिससे NADPH बनता है उसको हम क्या कहते हैं, पेंटोज फॉस्फेट पाथवे। ठीक है, तो पेंटोज फॉस्फेट पाथवे क्या है, इट्स एन अल्टरनेटिव रूट टू ग्लूकोज ऑक्सीडेशन। तो ऐसे पाथवे को हम क्या कह सकते हैं, इसको हम शंट भी कह सकते हैं। शंट इज एन अल्टरनेटिव पाथवे। अदर नेम फॉर पेंटोज फॉस्फेट पाथवे इज HMP शंट, या HMP शंट भी कहते हैं। HMP शंट का मतलब इसका नाम क्या होगा, दिस इज एन हेक्सोज मोनोफॉस्फेट शंट। ओके, एन हेक्सोज मोनोफॉस्फेट शंट। साथ ही साथ इसको एक और अल्टरनेटिव नाम है, वन ऑफ द इंटरमीडिएट इज फॉस्फोग्लूकोनेट। इसको आप पेंटोस फॉस्फेट पाथवे को फॉस्फोग्लूकोनेट पाथवे भी कह सकते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, तो ये कुछ नाम हो सकते हैं। तो इट्स एन अल्टरनेटिव रूट ग्लाइकोलाइसिस। अब अगर हम बात करें इसका रिजल्टेंट क्या होता है, द कोर प्रोडक्ट या फिर द एसेंशियल प्रोडक्ट आउट ऑफ द फॉस्फेट पेंटोस पाथवे इज द कोर प्रोडक्ट of pentose phosphate pathway, it is first of all NADPH की जो हमने बात की, और दूसरा है essentially ribose 5-phosphate, या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। तो अब हम ऐसे ही रिप्रेजेंट करने वाले हैं। ठीक, तो ये जो फॉस्फेट ग्रुप है जिसकी हम बात करें, ये फॉस्फेट ग्रुप कुछ ऐसा होता है। ठीक, फॉर योर अंडरस्टैंडिंग, यहाँ पे कोई बॉन्डिंग होगी, देन अब क्योंकि यहाँ पे सिंगल बॉन्ड है ऑक्सीजन के साथ तो इस पे होता है, तो दिस इज हैविंग, इस पे होता है -2। ये होता है फॉस्फेट ग्रुप जो कि अटैच होता है, आपने देखा NADPH पे, यहाँ पे राइबोस 5-फॉस्फेट। जब भी हम फॉस्फेट की बात कर रहे हैं इस तरीके के, का मतलब ये है। ओके, तो मतलब तो अब हम देख लेते हैं इनका यूज क्या है। NADPH कहाँ यूज होता है हमने वो देख लिया, अब हम देख लेते हैं ये राइबोस 5-फॉस्फेट का यूज। तो दिस राइबोस 5-फॉस्फेट इट इज यूटिलाइज्ड इन द न्यूक्लिक एसिड सिंथेसिस। जैसे जो डी नोवो सिंथेसिस होता है फ्रॉम द स्क्रैच, वहां पे यूज होगा राइबोस 5-फॉस्फेट न्यूक्लिक एसिड, जैसे कि, और इन द न्यूक्लियोटाइड सिंथेसिस जैसे कि आप कह सकते हैं ATP का, या फिर NTPs कह सकते हैं, DNTPs, एस्टाइल कोएंजाइम ए, FAD, NAD एक्सेट्रा। यहाँ पे आप NTPs कह सकते हैं, will be utilized in the synthesis of NTPs, then in the synthesis of acetyl coenzyme A, FAD, NAD एक्सेट्रा। इन सब के सिंथेसिस में राइबोस 5-फॉस्फेट यूटिलाइज होगा। ये दोनों कोर प्रोडक्ट। अब हम इस पाथवे के बारे में बात कर लेते हैं। दिस पाथवे इज एसेंशियली डिवाइडेड इन 3 स्टेज। कौन कौन से स्टेजेस हैं, लेट अस सी। So the HMP pathway, HMP shunt stages। तो ये जो स्टेजेस हैं, पहला है इज द ऑक्सीडेटिव स्टेज। द ऑक्सीडेटिव स्टेज यहाँ पे कन्वर्जन होता है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट का इनटू राइबुलोज 5-फॉस्फेट।
उसके बाद सेकेंड फेज होता है ऑफ द, यू कैन से, एपिमराइजेशन एंड आइसोमराइजेशन. Then the third stage is of the linkage step. Linkage step किसके साथ? The pentose phosphate pathway to the glycolysis. इन दोनों को लिंक करने वाला स्टेप को हमने क्या कहा? लिंकेज स्टेप. The next, glycolysis to HMP path. ओके, तो ये तीनों स्टेप है. इसमें से ये जो पहला स्टेप है, दिस इज नॉन रिवर्सिबल. ये नॉन रिवर्सिबल होता है. while द अदर टू, इन दोनों की बात करें, दीज आर फ्रीली रिवर्सिबल. ये दोनों फ्रीली रिवर्सिबल होते हैं. ओके, और क्यों भला? तो वाई सो? इसमें ऐसा होता है, इफ वी सी द ओवरऑल रिएक्शन, लेट अस सी फर्स्ट ऑफ ऑल ओवरऑल रिएक्शन क्या होता है, व्हाट वी गेट आउट ऑफ दिस पेंटोज फॉस्फेट पाथवे. तो अगर हम देखें ओवरऑल रिएक्शन, तो इफ वी स्टार्ट फ्रॉम 3 ग्लूकोज मॉलिक्यूल और 3 ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, हेक्सोस काइनेज होगा, विल फॉस्फोराइलेट एट द 5th और द 6th पोजीशन ऑफ द ग्लूकोज, ऐसा कुछ होगा. अब को रिक्वायरमेंट होती है इन वाटर मॉलिक्यूल की, एंड इट गिव्स, और साथ ही साथ यहाँ पे NADP चाहिए होगा, ऑक्सीडाइज फॉर्म ऑफ NADP. यहाँ पे चाहिए होते हैं 6 NADP. okay, now they will be utilized so as to give यहाँ पे मिलते हैं आपको 6 NADPH प्लस 6H प्लस, ऐसा कुछ मिलेगा. साथ में मिलेगा आपको 3CO2. पहली बात, ग्लूकोज कितने शुगर का होता है और हाउ मेनी कार्बन आर देयर? देयर आर टोटल ऑफ 6 कार्बन, और 6 के साथ कितने हैं? 3 मॉलिक्यूल है ग्लूकोज के, दैट इज टोटल ऑफ 18 कार्बन. ताकि हम बैलेंस इक्वेशन लिख सकें, ये हम ऐसा कर रहे हैं. ये आगे हम कोफिशिएंट भी लगा रहे हैं. ओके, तो यहाँ पे हमने ये बनाया, तो इसका मतलब 3 कार्बन तो यहाँ हो गए. देन you have 3 tribulose 5 phosphate. Tribulose 5 phosphate is a ketone sugar. ये जब हम स्ट्रक्चर देखेंगे तो हमें समझ में आएगा व्हाट डिफरेंस इज इन द कीटोन शुगर एंड एल्डिहाइडिक शुगर. ये कितने कार्बन की होती है? दिस इज ऑफ 5 कार्बन. यहाँ पे कितने हैं ऐसे? टोटल ऑफ 50 कार्बन. ठीक, तो ऐसा कुछ हुआ. तो टोटल कितने हो गए? 18 कार्बन भी इधर. इक्वेशन बैलेंस्ड है. तो ऐसा कुछ मिलता है. और सॉरी, दिस इज ऑफ द लिंकेज स्टेप, ये हमने अभी लिंकेज स्टेप लिखा है. ओके, और अब ये लिंकेज स्टेप को हम आगे लिख लेते हैं. पहला हो गया. देन नेक्स्ट जो हम बात करें, विच इज द एपिमराइजेशन एंड द आइसोमराइजेशन स्टेप, वहां पे क्या होगा? तो ये जो अब 3 राइबुलोज 5 फॉस्फेट अभी हमें मिले हैं, ये कन्वर्ट हो जाएंगे 3 राइबुलोज 5 फॉस्फेट. ऑल्सो वी करेक्ट दिस, यहाँ पे हमें दिखाना पड़ेगा. फिर अगर हम पहले स्टेप की बात कर रहे हैं तो हमें दिखाना पड़ेगा इसका नॉन रिवर्सिबल रिएक्शन. अब बाकी के सेकेंड और थर्ड स्टेप, दीज आर फ्रीली रिवर्सिबल. ओके, अब यहाँ पे क्या होगा? इस राइबुलोज 5 फॉस्फेट इट इज कन्वर्टेड टू, ये रिवर्सिबल है, इनटू एक राइबोज 5 फॉस्फेट विच इज एन एल्डिहाइडिक शुगर, 5 कार्बन की एल्डिहाइडिक शुगर है, और 2 साइलुलोज 5 फॉस्फेट.
will be converted into 2 cellulose 5. अब अगर हम यहाँ पे कार्बन देख लें तो there is total of 3 molecules of ribulose, 3 into 5 that is 3 कार्बन. इधर क्या देखते हैं हम, ये होता है 5 कार्बन का, ये कितने का हो गया 2 into 5 that is 10. okay? तो ये जो जाइलुलोज है इज द एपिमर प्रोडक्ट. ये एपिमर है राइबुलोज का. एपिमर मतलब होल मॉलिक्यूल इट विल बी आइडेंटिकल. जो भी कायरल कार्बन के अराउंड फंक्शनल ग्रुप्स हैं और एटम्स का ओरिएंटेशन है दैट इज एग्जैक्टली द सेम एक्सेप्ट फॉर वन कायरल सेंटर. उसके अराउंड जस्ट अपोजिट आपको फंक्शनल ग्रुप का अरेंजमेंट या असॉर्टमेंट दिखता है. ऐसा कुछ होगा. फिर थर्ड स्टेप में क्या होगा, थर्ड स्टेप में विच इज द स्टेप रिवर्सिबल स्टेप, जहाँ पे ट्रांस कीटोलेज और ट्रांस एल्डोलेज काम करेंगे, वहाँ पे भी सी रिवर्सिबली ये सारे स्टेप्स अब रिवर्सिबल होने वाले हैं. वहाँ पे क्या होगा, अब इसमें से एक राइबोस 5 फॉस्फेट प्लस 2 जाइलुलोज 5 फॉस्फेट इट गिव्स राइज टू अल्टीमेट प्रोडक्ट. पहले लिख लेते हैं फिर हम इसे स्टेप बाय स्टेप डिवाइड करने वाले. देन इट विल गिव यू 2 fructose 6 phosphate and 1 glyceraldehyde 3 phosphate. एक ग्लिसरैल्डिहाइड 3 phosphate मिलेगा और 2 fructose 6 along with so this will be obtained. okay? अब यहाँ पे अगर हम देखें ये है 5 कार्बन का, ये कितना है 2 into 5 that is 10 कार्बन, टोटल हो गया 15. यहाँ पे क्या मिल रहा है, यू आर गेटिंग ओवर हियर 2 into 6 that is 12 carbon और glyceraldehyde phosphate is 3 carbon. Again you are getting. तो बाकी के हमने तो शुरू किया थे 18 कार्बन के साथ, हमने बात की थी 3 ग्लूकोज मॉलिक्यूल की या ग्लूकोज फॉस्फेट की. तो हमने देखा 3 CO2 में चले गए इन द फर्स्ट. यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं, यहाँ पे 3 CO2 जा चुके हैं. 3 + 3 इज 18. चल 18 कार्बन का हमें मिल गया. अब अगर हम ये जो थर्ड स्टेप है इसको अगर हम और ब्रेक डाउन करें, वी सी द पार्टिकुलर रिएक्शन. यहाँ पे क्या होता है, तो यहाँ पे आप देखेंगे एक राइबुलोज 5 फॉस्फेट combines with a xylulose 5 phosphate to give pseudoheptulose. ये है आपका 5 कार्बन, ये भी 5 कार्बन है, टोटल ऑफ 10 कार्बन. एक मिलता है pseudoheptulose 7 कार्बन, pseudoheptulose 7 फॉस्फेट और एक ग्लिसरैल्डिहाइड 3 फॉस्फेट, टोटल ऑफ 10 कार्बन. नेक्स्ट स्टेप में पहला स्टेप हो गया. नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पे जो pseudoheptulose 7 फॉस्फेट है इट combines with glyceraldehyde phosphate so as to give you, यहाँ पे मिलता है हमें एक फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट और पीछे कितना बच गया 6 कार्बन आ गए, 4 कार्बन एरिथ्रोज 4 फॉस्फेट, ऐसा कुछ मिला है. और यहाँ पे अगर हम एंजाइम का नाम लिख लें, यहाँ पे एंजाइम का नाम है ट्रांस कीटो, यहाँ पे ट्रांस एल्डोलेज. ये दोनों एंजाइम्स हैं. आप नेक्स्ट स्टेप में वापस से आपका आएगा ट्रांस कीटोलेज और यहाँ पे जो एक एरिथ्रोज 4 फॉस्फेट है इट विल कॉम्बाइन विथ अदर जाइलुलोज 5 फॉस्फेट सो एज टू गिव यू, यहाँ पे एरिथ्रोज 4 फॉस्फेट बाकी बचे जाइलुलोज 5 फॉस्फेट के साथ कॉम्बाइन करेगा सो एज टू गिव fructose 6 phosphate and glyceraldehyde 3 phosphate. तो यहाँ पे प्रोडक्ट हमें क्या मिला, हम क्या देख रहे हैं यहाँ पे प्रोडक्ट कहाँ कहाँ मिला,
एक यहाँ पे, एक यहाँ पे और एक ये वाला, तो दिस वन गॉट कंज्यूम्ड ओवर हियर, ये कंज्यूम हो चुका था। तो हमें एक ग्लिसरॉल्डिहाइड फॉस्फेट मिला है और दो फ्रक्टोज। इसी को अगर आप ऐसे भी लिखना चाहें, अगर हम कार्बन स्केलेटन के बारे में बात करें तो आप ऐसे भी कह सकते हैं इसको। पहले में क्या हो रहा है, दो C5 मिलके क्या दे रहे हैं, ट्रांसकीटोलेज, तो क्या मिलके दे रहे हैं आपको, C7। ठीक, नेक्स्ट स्टेप में एक C7 और एक C3 मिलके इट गिव्स यू catalyzed by trans aldolase reaction, ये क्या दे रहा है आपको, इज गिविंग यू अ C6। अब नेक्स्ट स्टेप में ये वाला जो C4 है, इट विल कंबाइन विद अदर C5 so as to give you ट्रांसकीटोलेज के द्वारा, ये इट विल गिव यू C6। ऐसा कुछ यहाँ पे भी आप लिख सकते हैं एंजाइम का नाम ट्रांसकीटोलेज है। तो ऐसा कुछ हुआ। अब हम स्ट्रक्चर वाइज समझ लेते हैं यहाँ पे क्या हो रहा है। तो अभी आप देख रहे हैं, इससे पहले अगर हमने यहाँ पे देखी, ने बात की, हमें प्रोडक्ट क्या मिल रहे हैं, एक मिल रहा है फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट और ग्लिसरॉल्डिहाइड। तो इफ यू रिमेंबर, दीज आर द इंटरमीडिएट्स ऑफ द ग्लाइकोलाइसिस। तो जो भी एक्सेस में राइबोस 5 फॉस्फेट बन रहा है इन द स्टेप 2 या स्टेज 2, वो कन्वर्ट हो जाएगा ग्लाइकोलाइसिस इंटरमीडिएट में एंड इट विल बी कंज्यूम्ड इन द ग्लाइकोलाइसिस और इन द ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरेस, वहाँ पे कंज्यूम हो जाएंगे। अगर आपको राइबोस 5 फॉस्फेट नहीं चाहिए, लेट्स से कि न्यूक्लिक एसिड की सिंथेसिस नहीं हो रही है, डीएनए सिंथेसिस नहीं हो रही है, एमआरएनए की सिंथेसिस। नाउ इफ सपोज अगर रिक्वायरमेंट हुई, तो अगर राइबोस 5 फॉस्फेट चाहिए और इतना NADPH नहीं चाहिए था, देन इन दैट केस ये दोनों ग्लूकोज और ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट और फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट कैन बी टेकन फ्रॉम द ग्लाइकोलाइसिस। ये दोनों इंटरमीडिएट ग्लाइकोलाइसिस से लिए जा सकते हैं इन अ रिवर्सिबल मैनर। द राइबोस 5 फॉस्फेट कैन बी सिंथेसाइज्ड। इसलिए आप क्या देख रहे हैं, स्टेज 2 और स्टेज 3 दे आर रिवर्सिबल इन नेचर, व्हाइल स्टेज 1 इज नॉन रिवर्सिबल। वहां पे क्या मिल रहा है, यू आर गेटिंग अ राइबोलोज 5 फॉस्फेट। हमें राइबोस 5 फॉस्फेट से मतलब है, ना कि राइबोलोज 5। अभी हम कंट्रोल में वापस से इसे समझ लेंगे क्या हो रहा है। अब चलिए हम जरा स्ट्रक्चर वाइज देख लेते हैं इसे हो क्या रहा है, व्हाट इज द मैकेनिज्म बिहाइंड। तो सबसे पहले शुरुआत होती है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से, विच इज अ 6 कार्बन शुगर। तो मैं लीनियर चेन बना रहा हूं। यहाँ पे क्या होगा, एंड हियर यू हैव CH3, यहाँ पे 6 कार्बन पे फॉस्फेट ग्रुप जुड़ा हुआ है। और यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे हेमीएस्टर होगा, ऐसा कुछ, एंड ओवर हियर तो आप चाहे तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, या फिर आपकी मर्जी है, आप ग्लूकोज को ऐसे भी ड्रॉ करें। फॉर द सेक ऑफ इजीनेस एंड अंडरस्टैंडिंग मैंने लीनियर चेन स्ट्रक्चर, आप चाहें तो इसको ऐसे भी ड्रॉ कर सकते हैं। क्योंकि ऑन द थर्ड कार्बन OH ग्रुप है, इट इज ऑन द लेफ्ट साइड, ई ग्लूकोज का स्ट्रक्चर है, तो हमने इसे ऊपर के साइड बनाया है, बाकी हर जगह यहाँ पे है 6 कार्बन जिसके साथ एक फॉस्फेट ग्रुप जुड़ा हुआ है। ऐसा स्ट्रक्चर हो सकता है। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप में देयर विल बी, इट विल बी द फर्स्ट स्टेप विल हैपन ऑफ लैक्टोन रिंग फॉर्मेशन। यहाँ पे होगा प्रोडक्शन ऑफ एन कीटोन ग्रुप। ठीक है, ऐसा कुछ स्ट्रक्चर हो जाएगा जिसको हम लीनियरली ड्रॉ करने वाले हैं। अब
क्या होगा, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज 6 इज अ 6 कार्बन। और हमने कितने लिए हैं, हमने इसे 3 लेके चले, टोटल ऑफ 8। अब नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पे आएगा एंजाइम डीहाइड्रोजिनेज। पहले स्टेप में होता है NADPH, एक NADPH बनेगा। तो इन अ दिस विल बी कंडक्टेड बाय ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डीहाइड्रोजिनेज एंजाइम, ऐसा एंजाइम होगा। और ये क्या करेगा, NADP को कन्वर्ट करेगा टू NADPH। ओके, तो व्हाट यू विल गेट इज, अब यहां से चला जाएगा, ये हमें इसको रिमूवल करना है। उसकी जगह क्या आ जाएगा, यहाँ पे हुआ है ऑक्सीडेशन। यही कहा था फर्स्ट स्टेज इज ऑक्सीडेटिव स्टेज, तो हम पहले स्टेज को देख रहे हैं, हम पहला स्टेज देख रहे हैं ऑक्सीडेटिव स्टेज। पहला ऑक्सीडेशन स्टेप हो चुका है। एंड ओवर हियर वापस से हम स्ट्रक्चर बना लेते हैं। थर्ड कार्बन पे हमने लेफ्ट पे रखा, यू कैन कंप्लीट कैसा, और वैलेंसी पूरी कर ली हमने फर्स्ट कार्बन की। So this structure what you are seeing over here right now, it is of 6-phospho-glucono delta lactone। और हमने अभी रिंग स्ट्रक्चर भी देख लिया है। तो दिस इज अ 6-phospho-glucono delta lactone। नेक्स्ट स्टेप में होगा यहाँ पे लैक्टोन का ब्रेकेज। ये जो लैक्टोन का स्ट्रक्चर है, इसका ब्रेकेज होगा। कौन सा एंजाइम इन्वॉल्व होगा, इट विल बी लैक्टोनेज विद द हेल्प ऑफ वाटर। यहाँ पे हो रही है हाइड्रोलाइसिस ऑफ द लैक्टोन रिंग। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, इट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ ऑक्सीडेटिव स्टेज। नेक्स्ट स्टेप में 2 मॉलिक्यूल आएगा, देयर विल बी प्रोटॉन। और जो एंजाइम होगा उसका नाम क्या होगा, लैक्टोनेज, या फिर आप क्या कह सकते हैं 6-phospho-glucono delta lactone, या सिंपली मैं इसे लैक्टोनेज लिखूं। अब यहाँ पे क्या करेगा लैक्टोनेज, इट विल ब्रेक द लैक्टोन रिंग। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, इसके लिए यहाँ पे एक OH आना चाहिए, और यहाँ पे भी OH ग्रुप। तो लेट अस सी क्या हो रहा है यहाँ पे आएगा इंट्रोडक्शन ऑफ एन, दो में से यहाँ पे आ गया, और एक हाइड्रोजन यहाँ पे इंट्रोड्यूस हो जाए। थर्ड कार्बन पे लेफ्ट साइड, अब आप देख रहे हैं यहाँ पे व्हाट यू कैन सी ओवर हियर इज, ये है 6 कार्बन का एसिड, इसको क्या कहेंगे, इट विल बी ग्लूकोनिक एसिड। और कैसा ग्लूकोनिक एसिड है, यहाँ पे फॉस्फेट ग्रुप भी है, हम क्या कहेंगे 6-फॉस्फो ग्लूकोनिक एसिड। और क्योंकि ये आयोनाइज्ड फॉर्म है, यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, दिस इज एन आयोनाइज्ड फॉर्म, तो हम इसे कहेंगे 6-फॉस्फोनेट। क्या नाम हो गया, 6-फॉस्फोनेट। राइट माय डियर फ्रेंड। देन अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, जो लास्ट स्टेप है ऑफ द ऑक्सीडेटिव स्टेज इज द ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन।
और एंजाइम कौन सा इन्वॉल्व होगा, यहाँ पे वापस से एक और NADPH सिंथेसाइज होगा। इसका मतलब द सिंगल पेंटोज फॉस्फेट पाथवे द सिंथेसिस ऑफ 2 NADPH विद द लिबरेशन ऑफ 1 कार्बन डाइऑक्साइड। हमने कहा ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन। सबसे पहले हमने एक CO को बाहर किया और एक NADP लिया विच इज ऑक्सीडाइज्ड कन्वर्टेड टू NADP। कुछ ऐसा हो गया। नाउ तो अब हमें ये जो ग्रीन में है जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप दिख रहा है, कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप, इसको रिमूव करना है। पीछे कितना बचेगा स्ट्रक्चर, स्केलेटन विल बी ऑफ 5 कार्बन, का नाम क्या हो गया, राइबुलोज। अब क्या बचेगा पीछे, व्हाट विल बी रिमेनिंग इज फॉस्फेट ग्रुप लगाना होगा हमें। ये स्ट्रक्चर किसका है, ये स्ट्रक्चर है राइबुलोज 5 फॉस्फेट। कैसे पता मुझे, क्योंकि तो यहाँ पे क्या देखने को मिल रहा है, अ कीटोनिक ग्रुप एट द कार्बन टू द कीटोनिक ग्रुप। ओके, अब इसके बाद जो भी स्टेप है दोज ऑल आर रिवर्सिबल। ये सारे स्टेप थे ऑफ द ऑक्सीडेटिव स्टेज, फर्स्ट स्टेज के। यहाँ पे हमें क्या मिल रहा है, 1 CO2, यू कैन सी टोटल ऑफ। अच्छा, अब हम जरा इसे बैलेंस कर लेते हैं पहले। अगर हम यहाँ पे देखें तो हमने शुरुआत की थी 3 कार्बन के साथ, अब यहाँ पे कितने बनेंगे, अगेन यू विल हैव 3 इंटू 6 कार्बन, दैट इज टोटल ऑफ 18 कार्बन। अब यहाँ पे क्या हो रहा है ये भी कितना है 18 कार्बन, और यहाँ पे लिबरेट हो गए 3 कार्बन। ठीक है, और पीछे कितने बच रहे हैं, यहाँ पे बचेंगे पीछे, ये हो गए 3 इंटू 5 कार्बन, डेट इज 50। ऐसा कुछ हुआ, टोटल ऑफ 3 राइबुलोज 5 फॉस्फेट आर फॉर्म। ने ऐसी बात की, यहाँ पे भी ये 3 है, ये भी 3 है, और ये भी हमने 3 के साथ। है, चलिए अब आगे कंटिन्यू कर लेते हैं। अब हम बात करें सेकंड स्टेज की, जहाँ पे हो रहा है एपिमराइजेशन और आइसोमराइजेशन। आइसोमराइजेशन में क्या होता है, देयर इज द सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ एटम। अब ये राइबुलोज 5 फॉस्फेट इट विल गिव थ्रू आइसोमराइजेशन गिव राइज टू राइबोज 5 फॉस्फेट। राइबोज 5 फॉस्फेट का अगर हमें स्ट्रक्चर देखना हो तो इज नथिंग बट, यहाँ पे पहले पे क्या हो जाएगा, देयर विल बी इंट्रोडक्शन ऑफ एल्डिहाइड ग्रुप, और नेक्स्ट पे आपको क्या करना होगा, बस बाकी स्ट्रक्चर सेम रहने। ठीक है, हम यही ड्रॉ कर लेते हैं नीचे में। एंजाइम कौन सा काम करेगा, क्योंकि हमें बात करें राइबुलोज 5 फॉस्फेट के आइसोमराइजेशन की, होगा राइबुलोज 5 फॉस्फेट आइसोमरेज, या फिर आप ये भी कह सकते हैं पेंटोज फॉस्फेट आइसोमरेज। ठीक है, हम सिंपली से पेंटोज फॉस्फेट आइसोमरेज। तो लेट अस ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ राइबोज। यहाँ पे क्या हो जाएगा, व्हाट यू विल सी इज कुछ ऐसा स्ट्रक्चर।
ये क्या स्ट्रक्चर है? दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ राइबोस। ठीक है, तो राइबोस और राइबुलोस के बीच में अंतर समझ में आया। एक है कीटोजेस, एक है एल्डोजेस। ये है आपका राइबोस 5 फॉस्फेट। ये कितने बने हैं? टोटल ऑफ 1। ये कार्बन का है, ये 5 कार्बन का है, इट इज 5 कार्बन। ये बैलेंस भी हमने देख लिया। आगे बात कर लेते हैं। दूसरा होगा इस स्टेज में एपीमराइजेशन। एपीमराइजेशन में क्या होगा? अब ये जो थर्ड कार्बन होता है, बाकी स्ट्रक्चर राइबुलोस का सेम रहेगा, बस इसके अराउंड क्या होगा? देयर विल बी चेंज। अभी जो OH अभी राइट में है, अब वो लेफ्ट में आ जाए, दैट्स इट। ठीक है, बाकी स्ट्रक्चर राइबुलोस का ही रहने वाला है। तो राइबुलोस और जाइलुलोज इज एपिमर ऑफ राइबुलोस। नेक्स्ट अगर हम देखें तो क्या मिलेगा? एपिमर, उस एंजाइम कौन सा इन्वॉल्व होगा? एपिमरेस। पूरा नाम कहें तो राइबुलोज 5 फॉस्फेट एपिमरेज या फिर पेंटोस फॉस्फेट एपिमरेज। पेंटोस फॉस्फेट एपिमरेज का कोई एंजाइम इन्वॉल्व होगा, which will give rise to है। ये किसका स्ट्रक्चर हो गया? जाइलुलोज 5 फॉस्फेट। और ये कितने बन रहे हैं? हमने शुरुआत की थी 3 राइबुलोज के साथ। बात करें यहाँ पे 3 राइबुलोज है, एक राइबोज बना है, तो बाकी 2 जाइलुलोज बन गए। यहाँ पे क्या हो रहा है? 2 जाइलुलोज हो गए, टोटल ऑफ 10 कार्बन। ठीक है, 3 तो CO2 में निकल चुके हैं ऑक्सीडेटिव स्टेज में, विच वर नॉन रिवर्सिबल। अब क्योंकि ये रिवर्सिबल है, मैं यहाँ पे एरो भी लगा देता हूँ। बाकी हमने अभी तक कहीं पे भी रिवर्स या बैकवर्ड डायरेक्शन में एरो नहीं लगाया है, मीन्स दैट ऑक्सीडेटिव स्टेज इज नॉन रिवर्स। और यहाँ पे एंजाइम का नाम भी लिख लेते हैं। यहाँ पे हम एंजाइम का नाम लिखना भूल गए, डिहाइड्रोजिनेस, और वो किसका होगा? 6 फॉस्फोग्लूकोनेट डिहाइड्रोजिनेस। एंजाइम का नाम है 6 फॉस्फोग्लूकोनेट डिहाइड्रोजिनेस। माय फ्रेंड्स, चलिए आगे देख लेते हैं। अब ये दोनों डाइलोस 5 फॉस्फेट और राइबोस 5 फॉस्फेट कंबाइन करेंगे एक एक, so as to give rise to एक इधर से और एक इधर से, और ये रिवर्सिबल है तो ऐसे बना लिया। और यहाँ पे एंजाइम कौन सा काम करेगा? इट विल बी ट्रांसकीटोन। ट्रांसकीटोलेज स्टेप पे काम कर रहा है so as to give you pseudohaptulose and glyceraldehyde 3। क्या बना लेते हैं? में what you will have is pseudohaptulose, उलोज का मतलब इट्स अ कीटोनिक शुगर। ओस का मतलब इन जनरल हम कहते हैं इट इज रेफरिंग टू एल्डिहाइडिक या एल्डोजेस या जैसे एल्डिहाइडिक शुगर। ये स्ट्रक्चर है pseudohaptulose। 7 फॉस्फेट, 7 पोजीशन पे फॉस्फेट ग्रुप लगा दिया। यहाँ पे वैलेंसी सेटिस्फाई हो गई, बाकी भी वैलेंसी हम सेटिस्फाई कर लेते हैं।
ये है आपका सीडो हेप्टुलोन। और साथ में क्या बनेगा? साथ में बनेगा एक ग्लिसरॉल्डिहाइड 3। यहाँ पे इट्स एन एल्डिहाइडिक शुगर। स्ट्रक्चर है आपका ग्लिसरॉल एल्डिहाइड की फॉस्फेट, या फिर GAP भी कह सकते हैं। नाउ दिस इज ऑफ, कितने बने? एक ये बना, एक ये बना, टोटल कितना हो गया? 1 into 7, 7 कार्बन। इधर 1 into 3, 3 कार्बन। ओके, अब आगे देख लेते क्या होगा। नेक्स्ट स्टेप में ट्रांस एल्डोलेज काम करेगा इन रिवर्सिबल मैनर। अब यहाँ पे काम करेगा ट्रांस एल्डोलेज। अभी भी माय डियर फ्रेंड्स ध्यान रखिएगा, एक ज़ाइलोज 5 फॉस्फेट पीछे बचा हुआ है, अभी हमने सिर्फ एक ही कंज्यूम किया। अब ये दोनों कंबाइन करेंगे इन रिवर्सिबल वे, और एंजाइम कौन सा होगा? ट्रांस एल्डोलेज होगा, एंड इट विल गिव राइज टू एक एरिथ्रोज 4 फॉस्फेट, एक फ्रक्टोज 6। हम पहले फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट का स्ट्रक्चर बना लेते हैं। तो ये स्ट्रक्चर किसका है? दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट, which is a 6 कार्बन शुगर। कितने मॉलिक्यूल बने? सिर्फ एक, दैट इज टोटल ऑफ 6। कितने बच गए? 4 कार्बन, क्योंकि हमें 10 कार्बन का बैलेंस देना है, हिसाब किताब देना है। एरिथ्रोज का स्ट्रक्चर बना लेते हैं। एल्डिहाइडिक ग्रुप तो जोड़ा, एक 5 कार्बन की शुगर बना ली। ये स्ट्रक्चर है एरिथ्रोज 4 फॉस्फेट। ओ सॉरी, नॉट 5 कार्बन बट अ 4 कार्बन। एरिथ्रोज 4, एक ये बनेगा इस 1 into 4 कार्बन, दैट इज स्ट्रक्चर देख लेते हैं थोड़ा। ठीक है, कि 4 कार्बन पे क्या है? फॉस्फेट ग्रुप जुड़ा है, तो एरिथ्रोज 4 फॉस्फेट। अब ये प्रोडक्ट तो हमें मिल गया, एक तो हमें यहाँ पे मिल गया। अब हमें इसको कन्वर्ट करना है इनटू फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट एंड 3 फॉस्फेट। तो लास्ट स्टेप जो है ऑफ दिस लिंकेज स्टेप का, जो लिंकेज स्टेप का लास्ट स्टेप है, वहाँ पे क्या होगा? अब ये जो एक एरिथ्रोज 4 फॉस्फेट है, और यहाँ पे हमने जो ज़ाइलुलोज 5 फॉस्फेट की बात की है, ये दोनों आएंगे so as to give, यहाँ पे पहले एंजाइम का नाम लिख लेते हैं। एंजाइम नेम इज ट्रांसकीटोलेज। वापस से ये रिवर्सिबल रिएक्शन है, लिंकेज स्टेप का है। एक यहाँ से आएगा, एक यहाँ से आएगा, so as to give rise to a fructose 6 phosphate and a glyceraldehyde 3। कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बन जाएगा।
स्ट्रक्चर किसका है, अभी हमने ड्रॉ किया था, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट। ये कितने कितने बने, एक ये बना, एक ये कितना हो गया टोटल, 1 into 6 carbon, that is 6 carbon, a 1 into 3 carbon is gives you 3 carbon। ओके, तो ऐसा कुछ हो रहा है माय डियर फ्रेंड्स। तो ये था आपका मेटाबॉलिक स्टेप्स का स्ट्रक्चरल स्टेप्स बिहाइंड द रिएक्शन। ओके, अब हम इसकी बात करते हैं कंट्रोल की, रेगुलेशन ऑफ पेंटोज फॉस्फेट पाथवे। तो अब इस रिएक्शन की एसेंशियली क्या क्या प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं हमें, हमें मिला है पहला तो 2 NADPH, और दूसरा क्या मिल रहा है हमें, हमें मिल रहा है 2 फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट और 1 एल्डिहाइड 3, ये दोनों मिल रहे हैं। अब यहाँ पे अगर हम ध्यान दें कि क्या है, दीज आर द ग्लाइकोलाइसिस इंटरमीडिएट, और ये क्या है, दिस इज अ रिड्यूसिंग पावर, और साथ साथ क्या मिल रहा है हमें, हमें मिल रहा है एक राइबोज 5 फॉस्फेट, या तो राइबोज 5 फॉस्फेट, जो कि इंटरचेंजेबल। नाउ अब कितना कंसंट्रेशन होगा, व्हाट विल बी द अमाउंट ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट एंड ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट, इट विल बी डिपेंडेंट कितनी जरूरत है। लेट्स से अगर सेल को NADPH चाहिए and there is no or little requirement of the ribose 5 phosphate, कोई न्यूक्लियोटाइड का सिंथेसिस नहीं हो रहा है या न्यूक्लिक एसिड बायोसिंथेसिस नहीं, इन दैट केस व्हाट विल हैपन, अब ये जो एक्सेस में राइबोस 5 फॉस्फेट है उसको कन्वर्ट कर दिया जाएगा फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट में एंड टू ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट बाय द हेल्प ऑफ ट्रांस एल्डोलेज एंड ट्रांस कीटोलेज व्हिच आर रिवर्सिबल, these reactions are reversible। okay? इसमें कन्वर्ट कर दिया गया एंड दे विल बी पुट इनटू ग्लाइकोलाइसिस और ATP जनरेशन, ये कहाँ चले जाएंगे, ग्लाइकोलाइसिस पर। अब लेट्स से सिचुएशन बदल गई, NADPH से ज़्यादा अब जरूरत है राइबोस 5 फॉस्फेट की, कुछ न्यूक्लियोटाइड का बायोसिंथेसिस हो रहा है, इन दैट केस अब ग्लाइकोलाइसिस से इंटरमीडिएट्स लिए जाएंगे फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट ग्लिसरॉल्डिहाइड फॉस्फेट की तरह एंड दे विल बी यूटिलाइज्ड इन रिवर्सिबल मैनर। अब यहाँ पे ऑक्सीडेशन नहीं होगा, क्योंकि अगर हम सीधे से आते ऊपर से स्टेज 1 से तो ऑक्सीडेशन होता, पर अब हम क्या कर रहे हैं, अब हम ग्लाइकोलाइसिस के साइड से चल रहे हैं। दीज आर कंप्लीटली रिवर्सिबल रिएक्शन, जो भी लिंकेज स्टेप के रिएक्शन है ट्रांस एल्डोलेज ट्रांस कीटोलेज वाला, दोज आर नॉन ऑक्सीडेटिव रिवर्सिबल, तो वो क्या बनाएंगे, दे विल गिव राइज टू राइबोज 5 फॉस्फेट। तो जैसी जरूरत होगी उस हिसाब, अब क्या रेट होगा, द रेट ऑफ द रिएक्शन इट इज रेगुलेटेड बाय द फर्स्ट स्टेप। तो फर्स्ट स्टेप होता है पेंटोज फॉस्फेट पाथवे का, दैट इज अ रेगुलेटरी स्टेप, वो कौन सा है, विच इज कंट्रोल्ड बाय ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डिहाइड्रोजन। इसको प्रोडक्ट की तरह क्या क्या चाहिए होता है, एक तो को चाहिए होता है ऐसा प्रोडक्ट और ऐसे सबस्ट्रेट ग्लूकोज 6 फॉस्फेट और दूसरा NADP। तो जितना ज्यादा NADP होगा उतना ज्यादा फ्लक्स होगा पेंटोज फॉस्फेट पाथवे की थ्रू, और देयर विल बी मोर द रेट ऑफ द पेंटोज फॉस्फेट पाथवे, more the NADP, more this one NADP, more will be the flux or the rate of pentose phosphate pathway, मतलब कि कंटिन्यूअसली NADPH कंज्यूम हो रहा है इन बायोसिंथेटिक पाथवे, इसलिए क्या होगा, अब पेंटोज फॉस्फेट पाथवे को ज्यादा चलना पड़ेगा, एंड दिस इज एन हाईली
इरिवर्सिबल रिएक्शन। यहाँ पे अगर हम लीवर की बात करें इन जनरल, लीवर में आप देखेंगे दिस स्टेप तो क्या कर रहा है, सिंथेसाइज कर रहा है NADP से NADPH और ग्लूकोज 6 फॉस्फेट का ऑक्सीडेशन हो रहा है इनटू द 6 फॉस्फोग्लूकोनो डेल्टा लैक्टोन। ये स्टेप में आप देखेंगे देयर इज हाईली नेगेटिव इस फ्री एनर्जी चेंज कुछ में। अगर हम हेपेटिक सेल की बात करें, लिवर सेल की बात करें, वहां पे इन जनरल आप ऐसा देखेंगे। तो दिस रिएक्शन इज हाईली इरिवर्सिबल। दिस इज द कमिटेड और रेगुलेटरी स्टेप ऑफ पेंटोज फॉस्फेट पाथवे। जितना ज़्यादा NADPH कंज्यूम होगा उतना ज़्यादा पेंटोज फॉस्फेट पाथवे चलेगा और ये लॉजिकल भी है। तो दैट इज ऑल इन दिस सेशन। थैंक यू फॉर लिसनिंग टू मी विथ पेशेंस और आप कमेंट बॉक्स में अपने डाउट्स